हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड मैं हूं एस के शर्मा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दिसंबर 2024 एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं फॉर MCO 01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे प्रीवियसली 43 वीडियोज़ हैं MCO 01 पे, तो उनको आपको ज़रूर देखना है फॉर दिस एग्ज़ाम। बिकॉज लंबा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और एक वीडियो में ये सारे चैप्टर्स को कवर करना इट्स नियरली वेरी डिफ़िकल्ट। वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मस्ट प्रिपेयर करने हैं फॉर द एग्ज़ाम। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम इग्नू स्टडी मटेरियल्स। सो दैट इज़ द बेस्ट बुक, लेकिन उसमें काफ़ी लेंथ में दिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मतलब यू कैन ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो लाइक दैट। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, काइंडली सब्सक्राइब। एंड ओके, तो यूनिट 1 से देखते हैं। ये तो सिंपल है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। काफ़ी टाइम मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। एंड यहाँ से ये फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं तो उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, मतलब किस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, यूनिट 1 से ये व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ ए मैनेजर। इफ़ यू आर ए मैनेजर देन लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आपके रोल्स क्या हो सकते हैं। जैसे ये इंटरपर्सनल रोल्स हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स हैं एंड डिसीजन रोल्स हैं। तो ये 3 रोल को आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। एंड ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। आई मीन यू कैन राइट अप टू 200-250 वर्ड्स। एक डिफरेंस आप कर सकते हैं बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन यूनिट 2 की बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हो फॉर द एग्जाम्स। ओके, देन कम्स थ्योरी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिट 2 का, द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दिस 3 थ्योरीज आर देयर, लाइक क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी। तो क्लासिकल तो हो गई वेरी ओल्ड थ्योरी, एंड न्यू क्लासिकल में मीडियाकोर थ्योरी, एंड मॉडर्न थ्योरी जो आज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लासिकल थ्योरी अगेन यहाँ पे इसके भी कुछ एक पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे एज वी कैन सी हियर, क्लासिकल थ्योरी इज़ डिवाइडेड इनटू अगेन 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये भी आप एग्जाम्स में कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। देन वी हैव साइंटिफिक थ्योरी हो गई। देन कम्स न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी ये आपको शॉर्ट नोट्स में मिल सकता है इन द एग्ज़ाम। बेसिकली क्लासिकल थ्योरी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जहाँ पे सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स वेयर कंसिडर्ड एज द मेन पिलर ऑफ दिस थ्योरी। देन एक शॉर्ट नोट के लिए कर सकते हैं आप हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स। काफ़ी टाइम व्हेन यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर यू माइट हैव सीन दैट। मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं, एंड मॉडर्न थ्योरी में अगेन दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी, सिस्टम थ्योरी एंड कंटिंजेंसी थ्योरी। सो सिस्टम थ्योरी बहुत बार एग्जाम्स में आता है, तो इस पे थोड़ा सा आपको देना है ध्यान। ओके, then we have the next contemporary issues in the theories of organization। तो कुछ एक issues आ जाते हैं organizational theories को जब हम लोग evaluate करते हैं। तो ये जो technological factor है, then globalization factor है, तो ये सारे ये कुछ और भी factors हैं, जैसे competitors हैं, culture है, देन
मूवमेंट ऑफ पीपल, सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। सो ये कुछ एक इश्यूज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जब कंपनी अडॉप्ट करती है, स्ट्रक्चर को चेंज करती है, तो उसको फेस करने होते हैं। ओके, यूनिट 3 की बात करते हैं। यहाँ पे है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। इसके मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स 4 कंपोनेंट हैं। जैसे व्हेन यू विल कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जो है दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को डिवाइड करना, देन यू विल डेलीगेट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू विल फ्रेम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स in the organization, and then you will decide on the span of control. ओके, तो ये हो गए मेन कंपोनेंट्स, इसको रिवाइज करना है फॉर द एग्जाम। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है इन द एग्जाम। तो ये 3 टाइप के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फंक्शनल, डिविजनल एंड एडेप्टिव। तो ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिफाइन करना है। एंड अगेन एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स are divided into matrix structure and project structure. So this is again an important question. एक और है, that is the different dimensions of organizational structure. तो ये रॉबिन्स ने दिया था, which are very famous 3 dimensions, and इसके अंदर ये formalization, centralization and one more. Okay friends, let's see some important questions that you should revise from unit 4. The concept of OB, I mean organizational behavior, and how this organizational behavior linked to other disciplines of the management. So there are different disciplines of management, like psychology, sociology, anthropology. तो मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये किस तरीके से इनके साथ में रिलेटेड है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इन द एग्जाम, हाउ इट इज़ रिलेटेड। कुछ और भी हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इनके साथ में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस तरीके से रिलेटेड है, सो दैट यू मस्ट कीप इट इन माइंड। एंड एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम, that how this organizational behavior helps to build different skills or values in the organization. या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि how OB improves managerial skills. तो एक मैनेजर की स्किल्स कैसे डेवलप कर सकता है बाय स्टडिंग OB। तो इसके अंदर जैसे मैनेजर का सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है, उसका स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, वो लर्न कर सकता है। इट क्रिएट्स ए लर्निंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी क्रिएटिविटी बूस्ट कर सकता है, मोरल बूस्ट कर सकता है, और उसको हेल्प कर सकता है बेटर कम्युनिकेशन में विद द सबऑर्डिनेट्स। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से करना है फॉर द एग्जाम। देन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हाउ दिस बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इट हेल्प्स इन कंटिन्यूस लर्निंग, then it helps to develop right perception, it helps to develop positive attitude, it helps to develop good personality. तो ये कुछ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, आई मीन इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सकता है टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। स्ट्रेस रिलीफ करवा सकता है, मोरल एंड मोटिवेशन को हाई कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सपैंड कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यूनिट 5 की बात करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस आप लर्न कर सकते हैं बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। देन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, जैसे व्हेन वी लर्न, like what are the factors that affect basically our ability to learn, then what is the perception when we learn anything, then what is the motivational level when we learn something, and how is the situation condition of learning. So this question you can revise for the exam. इस यूनिट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिकॉज ये जो MCO 01 पेपर है ये थ्योरीज़ पे है, थ्योरीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी थ्योरीज़ हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर, दैट इज़ 100%।
तो हाउ कैन वी लर्न, 4 थ्योरीज हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड सोशल लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आ सकते हैं एंड यू मस्ट पे अटेंशन, आई मीन 100% अटेंशन टू दिस क्वेश्चंस। यूनिट 6 की बात करते हैं, परसेप्शन, एंड यहाँ से आपको ये सब करने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस the individual perception and what are the factors that affect perception। तो ये कुछ एक बैरियर्स हैं टू परसेप्शन। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है। इफ़ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, एक शॉर्ट नोट के लिए आप थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आते हैं। एंड एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, मैनेजरियल यूजेस ऑफ परसेप्शन, हाउ परसेप्शन इज़ यूज्ड बाय मैनेजर्स। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे परसेप्शन यूज़ कर सकता है मैनेजर, जैसे एडवर्टाइजिंग के फील्ड में कर सकता है, टू मेंटेन सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन, गुडविल क्रिएट कर सकता है ये, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज़ एंड सेल्फ असेसमेंट कर सकता है वो अपनी, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन डेवलप हिज ओन कैरियर एंड जॉब। Then developing perceptual skills. How can we develop perceptual skills as an individual? So for that we must know कि what we are. हम क्या हैं, that needs to be identified. We should make an analysis of the empathy that we have. Then we should develop a positive attitude towards perception, and this impression should be ignored, I mean postpone impression, ये इसको कंट्रोल रखना है। कभी भी कम्युनिकेशन ओपन रखना है, खुले बात करनी है, एंड स्टॉप कंपेयरिंग विथ अदर्स बिकॉज यू आर व्हाट यू आर। ओके, यूनिट 7 की बात करते हैं, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। what are the different processes of formation of attitude in the organization, जैसे कि ये सब पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। वी कैन डेवलप एटीट्यूड बाय एसोसिएशन, बाय ऑब्जर्विंग द others, when we are in groups, or our culture also helps us to develop a particular type of attitude, and we can also develop attitude by direct experience. Then some work related attitude के बारे में आपको पढ़ना चाहिए for this exam. Concept of values भी आप go through कर सकते हैं, and how are these values formed, what are the different ways in which the individuals working in the organization can develop values. So these are again the different ways in which we can develop a value based organization. ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है काफ़ी टाइम। देन कम्स पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो इसके अंदर कुछ एक जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में आप लिख सकते हैं। फैमिली फैक्टर इजी है, इसको एक्सपैंड करना इजी होता है। एनवायरनमेंट के बारे में, आई मीन जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो दैट इन्फ्लुएंसेस आवर पर्सनालिटी। एंड कुछ एक सिचुएशनल फैक्टर को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आई मीन द सिचुएशन, द कंडीशन इन विच यू लिव एंड वर्क, सो दैट ऑल्सो अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। दैन वी हैव पर्सनैलिटी थ्योरीज। तो यहाँ पे ये 3 थ्योरी हैं आपके सिलेबस में, जैसे ये साइको एनालिटिकल थ्योरी हो गई, सेल्फ थ्योरी हो गई, और सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई। तो इसके अंदर ये सेकंड एंड थर्ड वाली जो थ्योरी है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना। ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है यहाँ से, मॉडल्स ऑफ मैन, आई मीन फॉर द मेल पार्ट, एंड व्हाट टाइप ऑफ मैन आर फाउंड हियर इन दिस वर्ल्ड। तो एक उसके अंदर हो गया रेशनल इकोनॉमिक मैन। द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मैन, जो काफ़ी प्रोफेशनल होता है। एंड सोशल मैन होता है जहाँ पे वो फ्रेंड सर्कल एंड दोस्ती यारी में काफ़ी बिलीव करता है।
and one more, that is self actualizing men. These are hard to find, this type of men. तो these are the different models. एक और होता है, that is complex men, very difficult to understand this type of personality. ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. यूनिट 9 स्ट्रेस मैनेजमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ MCO 01. एंड यहाँ से आपको करना है द डिफरेंट कॉजेस ऑफ स्ट्रेस. जैसे कि कुछ एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं विच कॉजेस स्ट्रेस, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी. ड्यू टू फैमिली फैक्टर्स ऑल्सो पीपल गेट स्ट्रेस्ड ईजिली. उसको हमें ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंस से रिलेटेड, जहाँ से स्ट्रेस क्रिएट होते हैं. एंड कुछ एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं, जहाँ पे अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, या फिर सैलरी वेजेस वगैरह कम है, तो दैट क्रिएट स्ट्रेस. कुछ एक एनवायरनमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं विच कॉजेस स्ट्रेस इन द इंडिविजुअल्स. एंड एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कंसिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस. अगर आप स्ट्रेस हैं तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं. मोर और लेस वी नो दिस आंसर. कुछ एक साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, फिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, बिहेवियर चेंजेस होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाता है एम्प्लॉयज़ का, एंड लाइक दैट. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस. ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम. एंड जैसे कि इसके अंदर कुछ एक इंडिविजुअल टेक्निक्स आप हाईलाइट कर सकते हैं इन योर आंसर. जैसे कि टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रेस कम कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉग्निटिव है, सोशल मैनेजमेंट टेक्निक्स है, एंड सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स. तो ये कुछ एक तरीके हैं. इंडिविजुअल मैनेजमेंट टेक्निक्स बोला जाता है इनको, टू रिड्यूस स्ट्रेस. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हैं विच कैन बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सकती है टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज़. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. एंड यह है यूनिट 10 से, मोटिवेशन एंड व्हाट आर द मैनेजरियल अप्रोचेस टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, और हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़. सिंपल सी बात है, उनको अच्छी सैलरी एंड वेजेस दे कैन बी ईजिली मोटिवेटेड. मेक अ गुड प्रॉपर redesign of the structure of the organization. Try to involve the employees in the management of the organization, develop the quality of work life, and performance appraisal की बहुत ज़रूरत होती है, जो उनका मोरल और मोटिवेशन को हेल्प कर सकती है. and MBO techniques are there. Okay, then we have job designing, like why it is done, why it is important to have a job design. Then what are the different factors that determine job designing. इसके अंदर आप goals, task, accomplishment, then we have employee की response, उनकी टास्क की वैरायटी क्या है, टास्क आइडेंटिटी क्या है. तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, एंड यू शुड डेवलप योर आंसर. देन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ जॉब डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्ज़ाम. 100% इसको बिल्कुल करके जाना है आपको. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मिल सकते हैं, दिस 5 मॉडल्स. तो इसको मस्ट क्वेश्चन फॉर दिस एग्ज़ाम. ओके, आगे चलते हैं जॉब रीडिज़ाइनिंग की तरफ. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ जॉब रीडिज़ाइनिंग. ये 4 टेक्निक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला जो है, जॉब को एनरिच किया जाता है, एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट. सेकंड, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन कर सकते हैं, जॉब इंजीनियरिंग कर सकते हैं, री इंजीनियरिंग. तो ये कुछ एक टेक्निक्स हैं जिस पे आपको लर्न करनी है आपको. एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, हाउ कैन बी डिटरमाइन दैट द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड और नॉट. तो इसके अंदर अगेन 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल और एक इंडिविजुअल. एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिटर्मिनेंट्स में ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं. सबसे पहले तो सैलरीज एंड वेजेस, नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, अपॉर्चुनिटी, आई मीन कैरियर, वर्क ग्रुप, एंड लीडरशिप स्टाइल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन. ये सब अफेक्ट करते हैं. कुछ एक इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट द जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल.
जिसके ऊपर आप पर्सनालिटी, एज, एजुकेशन, जेंडर डिफरेंस, तो ये हैं कुछ एक फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को. देन वी हैव ग्रुप फॉर्मेशन. लाइक what are the different factors that influence the formation of group in an organization. तो ये 4 फैक्टर हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हैं. तो ग्रुप अगर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये कुछ एक फैक्टर्स होते हैं. एक तो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ग्रुप बनाते हैं. ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, सेफ्टी रीजन भी ग्रुप बना सकते हैं हम लोग. कुछ एक सोशल रीज़न होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वी जस्ट कांट लिव अलोन, वी ऑलवेज ट्राई टू लिव इन ग्रुप्स. और कुछ एक कल्चरल फैक्टर होते हैं विच अफेक्ट द ग्रुप फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप्स. तो इसमें 2 वर्क ग्रुप होते हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल. देन अगेन फॉर्मल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स like command group, committees, team and self-managed team. So you need to understand all this. Then informal work group. Informal work group की बात करते हैं तो उसके अंदर ये 2 टाइप के हो सकते हैं. One is friendship group, the other is interest group. And एक डिफरेंस भी आप कर सकते हैं between formal and informal group. And then we have the different stages of group development. How these groups are developed. 5 stages हैं इसके. and as you can see on the screen कि जो पहला स्टेज है that is formation step है. उसके बाद में storming स्टेज होता है जहाँ पे लीडर्स चूज़ करते हैं. देन नॉर्मिंग स्टेज होता है जहाँ पे नॉर्मली सारे ग्रुप मेंबर्स काम करते हैं. परफॉर्मेंस इज़ द 4th स्टेज. एंड लास्टली एडजॉइनिंग, ग्रुप को बंद कर दिया जाता है. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग ग्रुप डिसीजंस, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं फॉर द एग्ज़ाम. ग्रुप कोहेसिवनेस पे आप शॉर्ट नोट मिल सकता है आपको. ये भी काफ़ी टाइम एग्ज़ाम्स में आया हुआ है पहले क्वेश्चन. तो ये भी यू कैन रिवाइज फॉर द एग्ज़ाम. कम्युनिकेशन की बात करते हैं. ईजी चैप्टर है, नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस जूनियर क्लासेस में बहुत टाइम इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल द बैरियर्स. तो ये बैरियर्स आपको मिल सकते हैं इन द एग्ज़ाम. एंड हाउ टू रिमूव दीज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस यूनिट. एंड वाई दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन पक्का करना है आपको फॉर द एग्ज़ाम फ्रॉम दिस यूनिट. ओके, आगे चलते हैं. कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. एंड ये होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. जैसे टास्क को लेके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं, प्रोसेस को लेके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं. अगेन जो कन्फ्लिक्ट फॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके भी डिफरेंट स्टेजेस हैं. सो देर आर 4 स्टेजेस इन दिस प्रोसेस. सो दिस ऑल्सो यू कैन रिवाइज फॉर द एग्ज़ाम. देन द लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, इसके अंदर आप इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ये आपको इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी मिल सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. देन इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, हम लोग जानते हैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इनफैक्ट इम्पैक्ट है. एंड एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस यूनिट का, हाउ टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपको क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम्स के लिए करना ही करना है. एंड सबसे पहला जो तरीका है, इग्नोर द कन्फ्लिक्ट. फिज़िकल सेपरेशन करवा दो दोनों पार्टी की जिसके अंदर झगड़ा हो रहा है. विड्रॉ, दैट इज़ वन प्रोसेस. एंड डोमिनेंस इज़ वन प्रोसेस जहाँ पे जो the conflicting parties are dominated by the organization, by the management. The management can make an appeal request to stop the conflict.
and the management can also force the people to stop the conflict. यूनिट 15 की बात करते हैं, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप, एंड यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ टीम डेवलपमेंट. दिस क्वेश्चन यू शुड रिवाइज and not much in this. Unit 16, power and politics. Then the different sources of power, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं फॉर द एग्जाम. जैसे कि फॉर्मल सोर्सेस ऑफ पावर एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ पावर, एंड अगेन these formal sources are divided into these 4 types of sources like legitimate, reward, coercive and information power. So ये क्वेश्चन भी आपको करना है 100% फॉर द एग्जाम. इनफॉर्मल पावर के वैसे कुछ सोर्सेस हैं, जैसे एक्सपर्ट पावर है, रेफरेंट पावर है, चैरिस्मेटिक पावर है, तो यू शुड रिवाइज दिस वन. ओके, देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स. दिस क्वेश्चन नीड्स योर अटेंशन फॉर द एग्जाम. देन यूनिट 17 की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, एंड यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कल्चर विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो शुड बी रिवाइज्ड. एंड स्टेप्स फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. लाइक दैट क्लाइमेट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये भी इसके जो कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट रिवाइज दिस कि व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड व्हाट फैक्टर्स आर नेसेसरी टू क्रिएट अ फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. ओके, यूनिट 18, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम, and the different forces of change, internal and external forces. 2 sources are there, and again these are subdivided into different types of sources of change. Okay, then comes resistance to change. As we know, whenever there is a change, there is a resistance. So again, these resistance can be divided into organizational and individual resistance. Then again, organizational resistance is divided into different types, so you must revise this. And individual, like that individual, and सबसे important this one, ways of overcoming the resistance in the organization. ये क्वेश्चन को पक्का करना है इन द एग्जाम. जैसे कि रेसिस्टेंस अगर होती है ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ कैन वी रिमूव दैट? तो यू कैन एडुकेट द एम्प्लॉइज़, बेटर कम्युनिकेशन, मोटिवेट कर सकते हैं उनको, लेट देम पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट डिसीशंस, उनकी इन्वॉल्वमेंट करवाएं, इकोनॉमिक सपोर्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, मनी, एंड लास्टली कोएर्शन. जब कोई भी मेथड काम ना करे, देन कोएर्शन. तो लाइक दिस. देन फैक्टर्स इन बिल्डिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन बी रिवाइज्ड फॉर द एग्जाम. यूनिट 19, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, OD. इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OD, दिस कैन बी रिवाइज. द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ OD, इसके एज मैनी एज देर आर 8 डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है फॉर द एग्जाम. And unit 20, emerging trend in the organizational behavior, and some of the emerging issues in the field of organization behavior. I mean, this is related to the modern organization. This should be done for the exam. And issues relating to cross cultural aspect of modern organization. Basically this issues happens with multinational companies, एंड जहाँ पे बहुत सारे कल्चर एंड ट्रेडिशंस के लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे कल्चर के इश्यूज आ सकते हैं. तो लाइक दिस. सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए रिवाइज करने हैं फॉर दिस दिसंबर एग्ज़ाम. एंड आई होप ये वीडियोस एंड जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, इनको देखने के बाद में you will feel confident and you can score good marks in the exam. Thank you very much for watching this.
See you in the next video. Take care.